हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट। हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर सारे डिस्कशंस कर लिए हैं आपके साथ, और अब इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेके। अब बिफोर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगी इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। यहाँ मैं दो फैमिलीज के प्रैक्टिस की ही बात करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने इन द इनिशियल दो फैमिलीज को लेकर डिस्कशन किया था, एक तो कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली। सो उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एज मच एज एक्सपेक्टेड, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं। सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू चैप्टर, दैट इज विद द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट, सी व्हाट दे आस्क फर्स्टली। शुरू में ही वो आपसे कह रहे हैं कि अब आपका दिमाग चेक किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आप सारा रट के रहते हैं, रटते भी नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्चुअल भी चलते हैं, लॉजिकल भी चलते हैं, और हमें वही चीज़ प्रूव करना है यहाँ पर। ड्यूरिंग द क्वेश्चन सेट ना आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि हमें किसी भी चीज़ को रट के आंसर नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इनऑर्गेनिक टफ है ही नहीं, इट्स ऑल अ रीजनिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट। और पी ब्लॉक तो हमने इतने अच्छे से पढ़ा है आपके साथ। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा वो इनमें से इनर्ट पेयर इफेक्ट का पेयर है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट को एग्जिबिट नहीं करता है, इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग कन्वर्सेशन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आपको पता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कौन से वाले एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं, जिनका की हाई एटॉमिक वेट होता है या नहीं। और यहाँ क्या पूछा है, जो एग्जिबिट नहीं करता। अब आपने ये चीज मुझे अभी खुद ने बोल दिया, ओनली हाई एटॉमिक वेट एलिमेंट्स शो इनर्ट पेयर इफेक्ट, यही कहा अभी। तो अब मुझे इसमें से फटाफट से चूज करके बता दो। एलिमेंट्स आपके सामने हैं, बिस्मथ, लैड, बोरोन एंड थैलियम। अब मुझे ये दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है कि इसका एटॉमिक वेट हाई नहीं होता, आपको सबको अच्छे से पता है। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोरोन। क्लियर है ये बात? यहाँ तक हमें किसी भी चीज को फिर से मैं कहूंगी रट के तो चलना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में आपसे इनमें से मैक्सिमम कोवैलेंसी पूछा गया है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बताइए कि कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। आप कहेंगे मैम थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। बिल्कुल। अब जब थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहा है तो 3D सबशेल की बात होगी, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है। जब 3D सबशेल की बात होगी, एस केटायन में बात कर रही हूं यहां पर, क्योंकि एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है, एल्यूमिनियम +3 के फॉर्म में। आपने ये भी कहा। अब आप यहां पर कहेंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन भी मैं चेक कर लूं तो आपने क्या कहा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। देखो आ गया आंसर आपके सामने बहुत ही अच्छे से। हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने पूछा मैक्सिमम कोवैलेंसी, हमने एल्यूमिनियम को लेकर फटाफट से उसके पास सारे के सारे फीचर्स लिख लिए कि थर्ड पीरियड का है, 3D सबशेल गेन करता है, यानी कि कैटायन की तरह वो एग्जिस्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम +3 एग्जिस्ट में। आपने कहा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके अंदर पाए जाएंगे। काउंट कर लो, 3 2 5 + 1 6। मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी क्या होगी, 6। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट फॉलोज द ऑर्डर। अब इनर्ट पेयर का कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से पता है। अब आपको इसमें ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ये फॉलो कर रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को। अब एक चीज बताइए, सबसे पहले कौन से ग्रुप की बात चल रही है, ये बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, यही था वो ग्रुप। आप कह रहे थे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर मैं डाउन द ग्रुप बात कर रही हूँ, व्हाट आई सेड, डाउन द ग्रुप मैं मूव कर रही हूँ, तो मुझे ये बताओ इनर्ट पेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर आपने ये चीज बता दी, चीटिंग नहीं करनी है, नो चीटिंग। अगर आपने ये चीज बता दी तो आप फटाफट से आंसर कर देंगे, कोई आंसर नहीं देखेगा, मैं आगे खड़ी हो जाती हूँ। चलो बताओ, डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो आंसर लिख दिया। बताओ जल्दी। बैंगन
बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ग्रुप सीरीज है हमारी। जब हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं फ्रॉम बोरोन टू थैलियम, तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होगा तो यहाँ कोई एबनॉर्मल बिहेवियर आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप सीधा सा कहेंगे कि इसका रिस्पेक्ट क्या होगा, दिस। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, थैलियम का, देन इंडियम, देन गैलियम, एल्यूमिनियम एंड बोरोन। बात क्लियर है यहां तक? चलिए आंसर क्या होगा, ये। कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ही आराम से स्मूथली हमें इन सारे क्वेश्चंस को देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 14 एलिमेंट्स, कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 14 एलिमेंट शो मैक्सिमम टेंडेंसी टुवर्ड्स कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे। यहां कह रहा है कैटिनेशन, क्या कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन की यहां बात हो रही है? दिस इज समहाउ वी कॉल्ड व्हाट, कैटिनेशन। सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेंशन्ड है ऊपर कि कैटिनेशन हम कहते हैं कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन एक ग्रुप को आप कैटिनेशन कहते हैं। अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रुप 14 में मैक्सिमम किसके अंदर होगा, यानी कि पहले तो ग्रुप 14 कौन सा वाला है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, यही ग्रुप था। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसको क्या कहते हैं आप, एसएन को बताओ, टिन या एंटीमनी? बस यही तो दिक्कत है, यही तो आप होते हो कंफ्यूज। और ये लेड नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, बता दो। यहाँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है तुम्हारे साथ जब तुम ऐसे कंफ्यूज होते हो ना कि ये क्या होगा, एंटीमनी ये होता है क्या, एसएन इज टिन, ठीक है। कहे सीता जी सुनो प्रभु। चलो यहाँ आपने ये लिख लिया। अब यही ग्रुप आपसे पूछा गया और आपको बतानी है मैक्सिमम टेंडेंसी। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ इन शॉर्ट, जब मैंने कैटिनेशन पढ़ाया था तो क्या मैंने ये बोला था कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर होती है। देख लो ग्रुप में कार्बन मेंशन है या नहीं, बिल्कुल कार्बन मेंशन है, तो चलो आंसर तो पता चल गया, लेकिन इसकी पूरी प्रॉपर्टी भी जानेंगे। अब कार्बन के अंदर क्या कह रही हूँ मैं, कार्बन के अंदर सिग्मा ओवरलैप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है बिकॉज ऑफ सिग्मा ओवरलैप। क्या होता है यहां पर, स्टेबल कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बनती है। ये जितने भी बॉन्ड्स हैं दोज ऑल आर सिग्मा। इस स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग की वजह से ये कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं जिसको आप कहते हैं इन द एंड इट इज कॉल्ड कैटिनेशन। सो in the group 14 there is a tendency of maximum catenation in the carbon। क्लियर है बात, समझ आई अच्छे से? चलिए सबसे पहले जैसे ही आपको ग्रुप मेंशन हो ना, फटाफट से सीरीज लिख लिया करो। सो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको कार्बन यहाँ तो गिवन है। चलिए अब आप ये देखिए पूरे ग्रुप में ये यहाँ गिवन नहीं है, तो कई बच्चों को अगर ये याद नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। आपसे कैटिनेशन पूछा है, कैटिनेशन सुनते ही कार्बन क्लिक होता है, लेकिन फिर भी हमें पूरे ग्रुप को रिवील करके चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इट सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक कंडक्टर। अब आपसे पूछा गया है नॉन मेटालिक कंडक्टर, यहां पर सीजियम, कोक, डायमंड एंड ग्रेफाइट। पहले तो ये मुझे बताओ कि इनमें से कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन से हैं। हाँ जी, मैंने पूछा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कौन है, क्या ये दोनों दिख रहे हैं? तो इन दोनों को तो मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि ये मेटालिक कंडक्टर की तरह तो एक्ट ही नहीं करने वाले हैं। ये तो करेंगे, हमें चाहिए नॉन मेटालिक, ठीक है। अब हमें जब नॉन मेटालिक फाइंड आउट करना है तो ये दिख रहे हैं एलोट्रॉप्स। दूसरी चीज आपको पता है, अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो क्या यहां कार्बन एक हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। बिल्कुल आपने यही कहा। साथ ही साथ सारे की सारे एटम्स कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। जहां पर आप देखते हैं कि जो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, क्या कह रही हूं मैं, 3 बॉन्ड्स तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन के 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं अदर 3 कार्बन एटम्स के साथ, जबकि एक बॉन्ड जो होता है, जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इज 4th इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या बनाता है, सॉरी इसको वहां लिखते हैं, आ जाओ। मैंने कहा यहां पर ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में कि 3 तो
सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है ना वो क्या बनाता है, यहाँ पर पाई बॉन्ड। सो इट इज अ नॉन मेटालिक कंडक्टर। आ गई बात समझ में? ऐसे करना है हमें, आंसर पकड़ के फटाफट से उसकी ब्रीफिंग कर देनी है, तो कोई टेंशन है ही नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक क्लियर है चीज़? चलो, वेरी नाइस। इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट और इफ़ यू वांट टू राइट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो देन यू कैन डू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्राई आइस इज केमिकली। अब मुझे पहले तो ये बताओ कि ड्राई आइस का फॉर्मुलेशन क्या होता है, बोलते क्या है इसको। यहाँ आपको इस फॉर्म में दे दिया है, ये हो सकता था आपको एक फॉर्मुलेटिक फॉर्म में दे देते और आपसे पूछ लिया जाता कि इसको क्या कहा जाता है। ड्राई आइस को आप कार्डाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डाइस। ये है क्या? ये है सॉलिड फॉर्म CO2 का, सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2। आ रही है बात समझ? तो आप यहां पर कहेंगे ड्राई आइस को केमिकली आप क्या कहते हैं, दैट इज CO2, जिसको आप इस नेम से भी जानते हैं और इस नेम से भी जाना जाता है। सो दोनों ही, तीनों चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन के देखो 3 फॉर्मेट बन सकते हैं। आपको ये गिवन देके और ये पूछ लिया जाए, आपको कार्डाइस मेंशन करके पूछ लिया जाए, या फिर आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 मेंशन करके पूछ लिया जाए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ही 4 पैटर्न बना रहा है क्वेश्चन के। सो हमें वो चीज़ भी पिक करना आना चाहिए। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा? CO2। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF63- आयन। क्या कहा है? इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो MF63 टाइप का आयन बनाते हैं? चलिए देख लेते हैं। बोरोन, गैलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोरोन से ही उठाती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन से लेके चलते हैं, किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3+ में। ठीक है, क्योंकि इसके पास साथ में कोई भी वेकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं, नहीं है ना वेकेंट d ऑर्बिटल। अब जब वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ये 4th इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही ये एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा? ये बना लेगा BF4-। बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अच्छे से? क्या कहा मैंने? इन्होंने बस आपसे ये पूछा कि इनमें से, देखो फर्स्ट ऑप्शन से ही आंसर मिल गया आपको, क्योंकि हमें पूछा गया है 3-। देखो क्वेश्चन में क्या है? MF63- टाइप का आयन इनमें से कौन नहीं बना सकता। अब हम आगे इन पे जाएंगे तो ये सारे बना रहे हैं, इसके पास भी वेकेंट d ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों के पास हैं, और ये बॉन्डिंग करके MF6 टाइप का आयन बना लेंगे। लेकिन जो बोरोन है, क्योंकि इसके पास एक तो कोई भी वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, जब वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो ये 4th इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और वो एक्सेप्ट करते ही क्या बना लेगा? BF4- आयन टाइप की स्पेशीज। सो ये इस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर इज बोरोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब जब सही पता है तो गलतियां निकालने में कितना सेकंड लगता है। अगर सही नहीं आता है तो गलती पकड़ने में टाइम लगता है, जब आता है तो गलतियां में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, PbF4 इज अ कोवेलेंट इन नेचर, और हमने शायद सुना है कि PbF4 आयनिक नेचर का होता है, तो मुझे आंसर तो यही दिखने लग गया। SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज्ड, ये बात एकदम सही है। GeX4 यानी कि ये फ्लोरीन के साथ मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड SnF4 इज आयनिक इन नेचर। देख रहे हैं आप? अब यहाँ आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट, और आपको पता है ये PbF4 एंड SnF4 दोनों ही आयनिक नेचर के होते हैं। PbF4 एंड SnF4 ये दोनों ही कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज दिस, क्योंकि यहाँ क्या दिया है आपको? कोवेलेंट, जो कि क्या है? गलत। चलो नेक्स्ट, द स्पेशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। अब स्पेशीज का बॉन्ड एंगल तो तब आइडेंटिफाई होगा जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। सो होपफुली चलिए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं चारों। सबसे पहले है BCl3। कैसे आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं? लाइक दिस।
और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अब मैं बात करूं PH3, PH3 कैसे बनाते हैं आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। और इसके पास होता है एक लोन पेयर, और यहां बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज ऑफ सॉरी ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में है 120 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में है 93 डिग्री। अभी तो दो और हैं, ClF3, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाओगे? ClF3 बना दो फटाफट से, क्यों नहीं आता तुमको? स्ट्रक्चर्स पूरा कॉन्सेप्ट निकाल दिया पढ़ा पढ़ा के, स्ट्रक्चर तुमको अभी तक स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है। बहुत अच्छे। टी शेप नहीं सुना था? कितने लोन पेयर होंगे इसके पास? क्या कर रही हूँ मैं, Cl नहीं F लगाना है। देखो तुम ना मुझे भी डाइवर्ट कर देते हो अपनी बातों से, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बातें, क्वेश्चंस पे ध्यान दो। ये आएंगे एग्जाम में, मेरी बातें नहीं आएंगी एग्जाम में तुम्हारे को। चलो ये स्ट्रक्चर इसका हो गया, NCl3 बना दो। ये नहीं बताऊंगी, तुम ही बनाओगे। हाँ मुझे पता है नहीं बनाओगे, जब तक मेरी शक्ल ही देखोगे। ये लो, एक लोन पेयर होता है इसके पास। अब देखो बॉन्ड एंगल्स, ये भी तुम्हें पता है, इसका ये 120 ये मिल गया सामने, इसका 107 होता है, इसका 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा है 120 डिग्री वाला कौन सा है, आंसर होगा BCl3। फिर से कह रही हूँ, ये स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्रीज, बॉन्ड एंगल्स, ये सारे ना याद रखो। क्वेश्चन दिख रहे हैं किस पैटर्न में आते हैं, समझ गए हो? और ये सारे क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं। मॉलिक्यूल चेंज कर देगा, एंगल के फॉर्म में चेंज कर देगा, लैंग्वेज चेंज कर देगा, लॉजिक तो चेंज नहीं कर पाएंगे ना। सो लॉजिक तुम्हें आना चाहिए बस, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, बहुत हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनना। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी बात हो रही है? +1 अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। अब +1 के रिस्पेक्ट में पूछी गई है, वो भी इंक्रीजेज ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो ग्रुप लिखो, बैंगन, आलू, गाजर, इनथेला, यही था ग्रुप। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब चलो फटाफट से बता दो, डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, कहाँ मूव कर रहे हो? डाउन द ग्रुप। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इन्होंने पूछा है +1 के रिस्पेक्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर, और आपको पता है कि +1 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होती है और +3 के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी। जब आप डाउन द ग्रुप बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी होल ओवर इन द रिस्पेक्ट ऑफ +3 डिक्रीजेज एंड इन द रिस्पेक्ट ऑफ +1 इट इंक्रीजेज। चलो ग्रुप में देख लेते हैं। अब आपसे पूछी है +1 के रिस्पेक्ट में, फटाफट से बता दो इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। तो सबसे ज़्यादा थेलियम होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब यहाँ देखो क्या होना चाहिए? थेलियम। अब लेकिन आंसर का ट्विस्ट देखो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। क्या कह रही हूँ मैं? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। इसको तो हटा दो, ये तो है नहीं, तो डाउन द ग्रुप सबसे ज़्यादा कौन है? थेलियम बाबा। ये देखो, अरे सिंबल भी तो देखो, इंक्रीजिंग में पूछा है। हमेशा ये ऑर्डर में ये नहीं कि हाँ सबसे बड़ा थेलियम है तो थेलियम फर्स्ट पे ही आएगा, ऑर्डर का रिवर्स वे में भी वो लिख के दे देते हैं। यही तो तुम्हारी दिक्कत होती है, तुम्हारे दिमाग से तो ये था आंसर, क्योंकि मैम थेलियम बड़ा है लेकिन थेलियम के सिंबल आगे छोटा लग रहा है, हमें नहीं मतलब ना, हमारे दिमाग में आंसर सही है। यहाँ उसने कैसे लिखा उसकी गलती है, ये नहीं चलेगा। वहाँ पर चलेगा कि उसने कैसे रिप्रेजेंटेशन दी है, उसी को तो पहचानना है, क्योंकि आंसर तो सबको पता है। चलो बात समझ में आ गई, +1 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन? अब आपको यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखना है रिएक्शन में। तो चलो पहले देखते हैं रिएक्शन। CH4 गैसीय स्टेट में है, Cl2 के साथ आपने रिएक्शन करवाई, आपने कहा CCl4 यहाँ पर बन रहा है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, और 4HCl गैसीय स्टेट में। अब मैंने यहाँ पर कहा, मुझे क्लियरली विजिबल है कि ये कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज फ्रॉम -4 to +4।
अब एक चीज़ बताओ, HCl जो है यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस, ये दोनों ही H और Cl दोनों ही +1 और माइनस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ जो कार्बन है किसमें, CH4 के रिस्पेक्ट में तो -4 में एग्जिस्ट करता है, और वही कार्बन CCl4 के रिस्पेक्ट में +4 में एग्जिस्ट करता है। सो द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इन द नंबर इज -4 to +4। क्या दिक्कत है? 4 सिर्फ तुम्हें प्लस और माइनस का डेनोशन याद रहना चाहिए, और याद नहीं आना चाहिए उसको क्लियर आउट करना, सॉल्व करना। कोई दिक्कत नहीं है होपफुली। एक बार दोबारा बताती हूँ, देखो यहाँ पूछा है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कार्बन के अंदर, तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ CH4 के रिस्पेक्ट में -4 में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में चेंज हो गया। जैसे ही ये CCl4 में कन्वर्ट हुआ, इसने ऑक्सीडेशन स्टेट मूव कराया है +4 की तरफ। और इंडिविजुअली अगर मैं H और Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो आप कह रहे हैं H +1 में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि Cl -1 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों का ऑक्सीडेशन तो हमें होल ओवर रिएक्शन चेंज में देखना है ना। +1 और -1 इंडिविजुअली है, लेकिन होल ओवर रिएक्शन में देखोगे, क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, H और Cl के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। कार्बन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो CH4 में कार्बन -4 में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन CCl4 में कन्वर्ट होते ही वो +4 में कन्वर्ट हो रहा है इन द होल रिएक्शन। सो द करेक्ट आंसर इज -4 to +4। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर देखना है आपको। सबसे पहले तो मैं ग्रुप लिख लेती हूं। ग्रुप 13 कौन सा होता है? बोरोन वाला। मुझे बताओ, अगर डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, एटॉमिक रेडियाई पे क्या फर्क पड़ेगा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई आपको पता है इंक्रीज होती है। शैल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज। क्या लिख देती हूँ ना मैं कभी कभी, कितना गंदा। यही हो रहा है, क्योंकि आप देखो ना, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है। शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई ऑन एंड ऑब्वियस इंक्रीज होगी। लेकिन जो बात यहाँ याद रखना है रिलेशन में, वो ये याद रखना है कि गैलियम का साइज, व्हाट आई सेड, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होगा। दिस गैलियम इज लेसर देन एल्यूमिनियम। अब ये क्यों होगा? क्योंकि गैलियम के पास सिर्फ कितने 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके वैलेंस शेल में 10d इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और आप ये कहेंगे ये जो 10d इलेक्ट्रॉन्स इसके पास वेकेंट हैं, ये किसी भी न्यूक्लियर चार्ज की शिफ्टिंग में हेल्प नहीं करेंगे। सो यहां आपको सिर्फ एक ये एक्सेप्शन याद रखना है, जो मैंने जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको यही एक्सेप्शन बताया था कि क्वेश्चन आपके पास यही आता है। एटॉमिक रेडियाई के रिस्पेक्ट में आप सीधा होल ओवर जो ग्रुप है उसको देख के आप टिक कर देते हैं फटाफट से कि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करेगा, और सीधा सीधा आपने ग्रुप में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। नहीं, जब भी एटॉमिक रेडियाई का कॉन्सेप्ट आएगा आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है। वो क्या है कि गैलियम की एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम होती है, जबकि ग्रुप में आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम को रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? सीरीज में एल्यूमिनियम पहले आता है फिर गैलियम आता है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई में गैलियम को फर्स्टली प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, सो आप ये देख लीजिए, ये वाला ग्रुप कहां पर मेंशन्ड है, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थेलियम। तो गैलियम का साइज कैसा होगा? छोटा होगा। अगर ये एक्सेप्शन याद रह जाएगा तो आंसर आप फटाफट से बता सकते हैं। दिस इज द एक्सेप्शन, प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट आपको दिया जाता है। उस 1 मिनट के अंदर मैं चाहूँ तो पानी पी सकती हूँ, अगर आपकी मुझे अनुमति हो तो। वाह, व्हाट अ टिपिकल शुद्धि हिंदी वर्ड। हिंदी बोलते ही लड़खड़ाती हूँ मैं, ऐसा नहीं है, अच्छी है हिंदी मेरी, बहुत अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। लिख लिया 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कंपाउंड दैट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड। वाओ नाइस, बायो का क्वेश्चन भी पढ़ते हैं हम।
हम केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं, हम सब जानते हैं, हमें बायो दे दो, फिजिक्स दे दो, मैथ्स दे दो, हमने सब पढ़ा है। अब क्या कह रहे हैं, वो कौन सा कंपाउंड है जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब देखो वर्ड में ही आ गया है कार्बोक्सी, वर्ड को पिक करो, तो यानी कि ना तो ये नाइट्रोजन वाला होगा ना ही ये फ्लोरीन वाला होगा, इन दोनों को तो सीधा कट मार देना है, क्योंकि मेंशन क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब आपको ये भी पता है जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात हो रही है तो CO2 की तरफ नहीं भागना है, आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है। व्हाट आई सेड, हाईली टॉक्सिक नेचर का होता है, और जिसकी वजह से ये ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की तरह एक्ट करता है, और जिसका नेचर कैसा होता है, दैट इज मच हाईली इंपैक्टेड ओवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी किसके साथ मिलकर बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ, कार्बोक्सी बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर कैसा है, हाईली टॉक्सिक नेचर का है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर इट इम्पार्टली इम्पार्ट्स ओवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड योर करेक्ट आंसर इज CO। आ गई बात समझ में? चलो बायो भी कितनी इजी हो गई ना यहाँ पर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, बैक टू केमिस्ट्री, बायो का इतना ही पार्ट था। ऑक्सैलिक एसिड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या कहा है उसने, ऑक्सैलिक एसिड को हमें हीट करवाना है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। अब हीट तो तब कराओगे ना जब तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला आता हो। बताओ फटाफट से, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ऐसे लिख सकती हूं मैं? क्या मैं ऑक्सैलिक एसिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एक और रिप्रेजेंटेशन देती हूँ, ये लो। क्या कह रहा है वो आपसे, रिएक्शन में H2SO4 से रिएक्शन करवा दो, करवा दो रिएक्शन। लो मैंने आपको रिएक्टेंट लिख के दे दिए, प्रोडक्ट लिख दो फटाफट से। जैसे ही आप रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाओगे, आपने कहा एक बना H2O, एक बनता है CO2, और एक आपके पास बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। लिबरेशन हो जाएगा, तीनों गैसेस फॉर्म में लिबरेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये आपका आंसर नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, व्हेन द रिजल्टेंट गैसेस आर पास्ड ओवर रेड हॉट कार्बन। अब ये जो गैसेस जनरेट हुई हैं, इनकी रिएक्शन हम फर्दर कराते हैं, और वो गैसेस कौन सी हैं, CO2 + CO। इनकी जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, कैसे, रेड हॉट कार्बन को पास करा के। चलो भाई ये भी करवा लेते हैं। तो आपको बताना है यहां पर जो एक्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा। करवाओ रिएक्शन, ये मैंने मेंशन करके दिया, फटाफट से रिएक्शन करवा दो। कितने नालायक हो ना तुम। अरे यार सीधा सीधा काउंट ही कर लो, कुछ भी नहीं था, आपने सिर्फ रिएक्शन कराई है CO2 + CO, रेड हॉट कार्बन इसमें पास कराना है फर्दर। वो हमारी फर्स्ट स्टेप में गैसेस रिलीज हुई, उन्हीं गैसेस पे हमने रेड हॉट कार्बन पास ओवर करवाया। आप पास ओवर करवाएंगे, आपने कहा थ्राइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन रहा है, थ्राइस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखो ना, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन कितने कितने हैं, आपने सीधा सीधा ये कह दिया, और आपका आंसर क्या है, CO। एक्स क्या बनेगा यहाँ पर, जो एक्स प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोनोमर यूनिट्स ऑफ सिलिकन। बात हो रही है मोनोमर यूनिट्स की, किसकी, सिलिकन के रिस्पेक्ट में। अ वाटर रेपिलेंट, एसिड रेजिस्टेंट एंड द हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर, जो तीनों की तरह ही एक्ट करती है। एक तो वाटर रेपिलेंट, एसिड रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर की तरह एक्ट करती है। इनमें से वो कौन सी यूनिट है सिलिकन की? मैं आपको एक ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इस चीज़ के लिए, कि जो एल्काइल ग्रुप की मोनोमर यूनिट होती है, एल्काइल मोनोमर यूनिट, व्हाट आई सेड, एल्काइल मोनोमर यूनिट जो होती है सिलिकन की, वो तीनों की तरह बिहेव करती है। क्या क्या, वाटर रेपेलेंट, एसिड रेजिस्टेंट एंड हीट रेजिस्टेंट पॉलीमर की तरह। तो इसमें से सिर्फ फटाफट से एल्काइल यूनिट पिक कर लो, मोनोमेरिक, ये रही, दैट इज R2SI होल ओवर OH। ठीक, एल्काइल यूनिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन जियोलाइट, और जियोलाइट को आप क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट।
हाँ जी, ये याद रखना है फॉर्म, क्योंकि अभी तो यहाँ उसने दोनों फॉर्म्स लिख के दे दी हैं, वो आपके साथ इसको दे भी ना, जियोलाइट मेंशन ही ना करे, एंड ही मेंशन व्हेन हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज ट्रीटेड विद हार्ड वाटर सोडियम आयंस आर एक्सचेंज विद। तो आपके दिमाग में तो यही चलता रहेगा, ये है क्या इतना बड़ा कंपाउंड। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा होगा तो फटाफट से क्लिक कर लोगे कि ये जियोलाइट को ही कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अब मैं आपको, ये भी आपने पढ़ा है मेरे साथ में, मैंने आपको बताया था कि जियोलाइट किसकी तरह एक्ट करता है? वाटर सॉफ्टनर की तरह करता है, यूज करते हैं हम उसको वाटर सॉफ्टनिंग में। और वाटर सॉफ्टनिंग में किसके आयंस एक्सचेंज होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस एक्सचेंज होते हैं। तो इन्होंने पूछा है, जब जियोलाइट को आप ट्रीट करा रहे हैं हार्ड वाटर के साथ, कैसा वाटर है? हार्ड वाटर, तो जो आयंस एक्सचेंज होंगे सोडियम के, वो किसके साथ होंगे? या तो होंगे कैल्शियम आयंस के साथ, या फिर सोडियम के आयंस एक्सचेंज होंगे मैग्नीशियम आयंस के साथ। तो इसमें देख लो, जो आयन आपको गिवन है वही आपका आंसर है। ये आंसर में नहीं है, हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम देखना है। आपके पास ऑप्शन में देखो कैल्शियम आयंस गिवन है, आंसर इज कैल्शियम आयंस। अगर मैग्नीशियम भी होता तो आपका आंसर होता बोथ। ठीक है, सो बस ये याद रखना है कि वाटर सॉफ्टनिंग में जो आयन एक्सचेंज है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के बीच में सोडियम आयंस के साथ, एंड जियोलाइट एक्ट एज अ वाटर सॉफ्टनर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज कैन नॉट एग्जिस्ट। अब भाई हमें ये दिन आ गए हैं देखो कि आपको जिनकी एग्जिस्टेंस भी नहीं है ना, वो भी बताना है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं फर्स्ट रिस्पेक्ट ही ले लेती हूँ, यहाँ अगर मैं बोरोन 3+ की बात करती हूँ, क्या कहा मैंने? बोरोन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? 3+। सॉरी, इधर से मैं कट हो गई थी, माफ कीजिए। यहाँ आपने कहा BF6 3-, जबकि ये एग्जिस्ट कैसे करता है? 3+ के रिस्पेक्ट में। साथ ही आप ये कह रहे हैं कि इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल वेकेंट ही नहीं होते। जब वेकेंट d ऑर्बिटल ही नहीं है तो ये कैसे अकोमोडेट करेगा अलग इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यू बॉन्ड बनाने में? नहीं करेगा। और जब ये नहीं कर पाएगा तो आपने कहा इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? 6 फ्लोराइड आयंस बना देंगे। सो आप कहेंगे ये स्पेशीज एग्जिस्ट नहीं करती। यही पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आगे क्या चलना, पहले में ही आंसर मिल गया, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है? 3+ के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दोनों फैमिलीज़ को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। यू ऑल्सो रिवाइज विद द NCERT एंड सम मॉडल पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ रिवाइज इट केयरफुली, प्लीज़ लर्न इट वेल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।